अब नेक्स्ट पार्ट आता है आयनिक रेडियस। यहाँ आयनिक रेडियस में हम एनायन की रेडियस और कैटायन की रेडियस दोनों को कंपेयर करेंगे। आयन तो कोई भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है और कैटायन भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ आयनिक रेडियस की। तो अगर हम बात करें एनायन को, एनायनिक रेडियस, एनायन किसी भी न्यूट्रल एटम में 1 और मोर इलेक्ट्रॉन के गेन से बनेगा। जैसे अगर हमारे पास है मान लो फ्लोरीन, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा दे, ये बन जाएगा फ्लोराइड आयन, तो ये एनायन हो गया। या ऑक्सीजन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन कराए तो O नेगेटिव होगा, और फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन गेन कराए तो ऑक्साइड आयन बन जाएगा, O2 नेगेटिव होगा। अगर हमारे पास क्लोरीन है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा कर आप क्लोराइड बना सकते हैं। नाइट्रोजन को टोटल आप 3 इलेक्ट्रॉन गेन कराकर नाइट्राइड आयन में बदल सकते हैं। दैट रिफ्लेक्ट के एनायन contain more electrons in comparison to neutral atom। जैसे अगर हमने फ्लोरीन लिया तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, कन्फिग्रेशन हो गया 27। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो फ्लोराइड में टोटल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो गया 28। अगर यहाँ प्रोटॉन का नंबर देखें तो 9, यहाँ प्रोटॉन का नंबर अभी भी 9 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया 10। यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर अभी भी कितना था हमारे पास, 9 इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है। तो सबसे पहला बात हुआ कि नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। अब अगर एनायन बनाते समय एक या एक से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आते समय एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, जिसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंक्रीज होता जाएगा। दैट इज, अगर हमने फ्लोरीन का कंसीडरेशन लिया तो 1s2 2s2 2p5 का कन्फिग्रेशन है, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो 2p5 के ऑर्बिटल में ही आएगा, ऐसे बनेगा। तो 2p5 ये इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5। और अगर हम फ्लोराइड लें तो कन्फिग्रेशन होगा 2s2 वैलेंशियल का एंड 2p6, यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया हमारे पास। और अब इसका कन्फिग्रेशन देखें तो 1 2 3 4 5, और ये रहा हमारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, पॉजिटिव चार्ज तो उतने का उतना ही है, सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज होने से ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएगा। और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होगा तो रिपल्शन की वजह से ये दूर जाएगा, और अगर ये दूर जाएगा तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये ऑर्बिटल थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, खिंच जाएगा, क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन आ गया। पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है, ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन था और ये दूर जाने की कोशिश करेगा। और अगर बाउंड्री बढ़ गई तो नेचुरली रेडियस ऑफ एन आयन is always greater than the radius of neutral atom। न्यूट्रल एटम से हमेशा रेडियस बड़ी ही होगी एनायन की। और इनफैक्ट जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाएं, जैसे ऑक्सीजन है 1s2 2s2 एंड 2p4, तो 2p4 में हमारे पास p में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम है। 1 इलेक्ट्रॉन दिया, O नेगेटिव हो गया, तो अब ये हो जाएगा 2p5। तो इस केस में थोड़ा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगा, 1 2 3 4, और ये आया हमारा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज हो गया। और अगर आपने इसको भी एक और इलेक्ट्रॉन दिया अभी,
तो ये बन जाएगा ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव। ये बन गया 2p6 का कन्फिग्रेशन। अब प्रोटॉन का नंबर तो वहीं का वहीं है, 8 है। प्रोटॉन आर 8, प्रोटॉन्स आर 8 एंड प्रोटॉन्स आर 8, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं जिससे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होगा। देयरफॉर 1 2 3 4, और ये था फिफ्थ इलेक्ट्रॉन और ये और इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फर्दर इंक्रीज हो गया। तो अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस ऑफ ऑक्सीजन छोटी होगी, O नेगेटिव बड़ी होगी और O2 नेगेटिव और बड़ी रेडियस हो जाएगी। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाएंगे एनायन में उतनी ज़्यादा रेडियस बढ़ती चली जाएगी। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें यहाँ कि हमारे पास क्लोरीन है, उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये बन गया क्लोराइड आयन। इलेक्ट्रॉन का नंबर 17, प्रोटॉन का नंबर भी 17, बट यहाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर 18 और प्रोटॉन का नंबर अभी भी 17 है। और रेडियस ऑफ क्लोरीन की बात करें तो वो 99 पिकोमीटर होती है कोवलेंट रेडियस, और रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन की बात करें तो वो लगभग 181 पिकोमीटर तक पहुंच जाती है, यानी रेडियस शार्पली इंक्रीज कर जाती है ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कैटायन, अगर हम कैटायन की बात करें तो कैटायन तो बनेगा एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लॉस से। सो लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाली शेल से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लॉस से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम लिया हमने, कन्फिग्रेशन है 281, इलेक्ट्रॉन्स 11, प्रोटॉन्स आर ऑल्सो 11। अब सोडियम से अगर हमने सोडियम आयन बनाया तो ये इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा एक, और कन्फिग्रेशन रह जाएगा 28। इलेक्ट्रॉन का नंबर अब रह गया 10, लेकिन प्रोटॉन या मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम हो गया। तो अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये कुछ ऐसा सोडियम का कन्फिग्रेशन है जिसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, अंदर में तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। अब जब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 ही प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहाँ 2 चेंजेस होंगे। एक तो न्यूक्लियस पर इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 11 प्रोटॉन है, तो पहला पॉइंट तो हुआ Z इफेक्टिव इंक्रीज हो गया, जिससे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इंक्रीज होगा। पर्टिकुलर इस केस की बात करें अगर हम, तो यहाँ हमारे पास शेल टोटल 3 थी और यहाँ शेल 2 रह गई। मतलब अगर हम डिस्टेंस की बात करें न्यूक्लियस से बाहर वाले शेल की, तो वो अपने आप ही बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया। तो Z इफेक्टिव इंक्रीज़ होगा, शेल्स भी डिक्रीज़ हो सकती हैं, डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लेकिन Z इफेक्टिव इंक्रीज़ हो गया। अट्रैक्शन बाहर वाले शेल को के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ ज़्यादा मिलने लगा, तो नेचुरली रेडियस ऑफ कैटायन डिक्रीज़ होगी। तो अगर हम सोडियम की रेडियस की बात करें तो वो 186 पिकोमीटर का होता है, और सोडियम आयन की रेडियस यानी कैटायन की रेडियस की बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 95 पिकोमीटर का होता है। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं Z इफेक्टिव बढ़ता है, बाहर के शेल का इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, तो रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने हों, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम प्लस बनाएं और मैग्नीशियम +2 बनाएं, तो कन्फिग्रेशन है 282, यहाँ कन्फिग्रेशन 281 और यहाँ कन्फिग्रेशन 28। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन का लॉस। प्रोटॉन का नंबर 12, प्रोटॉन का नंबर 12 और प्रोटॉन का नंबर 12, यानी सभी में 12 पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ 12 नंबर 12 है,
इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ 11 रह गया, इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ 10 रह गया। तो Z इफेक्टिव रेगुलरली इंक्रीज होता जाएगा। दूसरा, अगर हम शेल की बात करें तो शेल यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ शेल 2 हो गए। तो मैग्नीशियम आयन में Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, तो रेडियस मैग्नीशियम से छोटी होगी। Mg+2 में Z इफेक्टिव फर्दर मोर इंक्रीज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इफेक्टिवली ज़्यादा हो गया, इफेक्टिवली मतलब इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, एंड शेल डिक्रीज हो गई, तो इसकी रेडियस मैग्नीशियम आयन से छोटी हो जाएगी। तो रेडियस का ऑर्डर हमारे पास होगा मैग्नीशियम सबसे बड़ी रेडियस, मैग्नीशियम +1 उससे छोटी रेडियस, और मैग्नीशियम +2 उससे भी छोटी रेडियस। तो कैटायन बनते समय रेडियस डिक्रीज होती जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग एटम से, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना रेडियस छोटी होगी। एनायन बनते समय रेडियस बड़ी होगी, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा कॉरस्पॉन्डिंग एटम से रेडियस उतनी बड़ी होती चली जाएगी। जैसे अगर हमें एक एग्जांपल लें कि हमारे पास मान लो आयोडीन है, I+ है और I नेगेटिव है, आयोडीनियम आयन, आयोडाइड आयन एंड आयोडीन। तो अगर हम इनके रेडियस की बात करें तो सबसे बड़ी रेडियस हमारे पास आयोडाइड की होगी, उससे छोटी रेडियस आयोडीन की, और सबसे छोटी रेडियस I+ की होगी। आयोडीनियम आयन की रेडियस सबसे छोटी होगी। तो ये वेरिएशन है हमारा आयनिक रेडियस में। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम आयनिक रेडियस फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की आयनिक रेडियस के बारे में डिस्कस करते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की रेडियस की बात करें तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक वो स्पीशीज होती हैं जिनके इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा। जस्ट एन एग्जांपल, अगर हमारे पास N3 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है, फ्लोराइड आयन है, सोडियम प्लस है, मैग्नीशियम +2 है, या एल्यूमिनियम +3 है, दे ऑल कंटेन टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन है इनके पास, सभी के पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गए। बट इन सभी का Z या नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12 एंड एल्यूमिनियम 13। तो प्रोटॉन का नंबर भी 7, 8, 9, 11, 12 एंड 13 होगा। तो नेचुरली जितने ज़्यादा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सेम है, उतना ज़्यादा Z इफेक्टिव, यानी Z इफेक्टिव इंक्रीज करता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, और Z इफेक्टिव इंक्रीज करता जाएगा तो रेडियस छोटी होती जाएगी। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, द रेडियस of isoelectronic species is inverse of Z। तो इस हिसाब से Z जिसका सबसे बड़ा होगा, जैसे एल्यूमिनियम, ये तो इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, Z इफेक्टिव सबसे ज़्यादा है, तो उसकी रेडियस सबसे छोटी होगी। तो इसी ऑर्डर में हमारे रेडियस आइसोइलेक्ट्रॉनिक की डिक्रीज करती चली जाएगी। सिंपल है, लेकिन ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ किस पॉइंट पर, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर वैलिड होगा। अब जैसे हमारे पास मान लें, एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम
एंड एल्यूमिनियम +3। और अब आपसे पूछते हैं कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रेडियस क्या होगी, किसके लिए होगी। तो भाई देखो, यहाँ आपको कैटायन तो अलग कर लेने हैं क्योंकि इनकी रेडियस तो स्मॉल की कैटेगरी में आएगी, और मेटल यानी मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आपको अलग कर लेने हैं क्योंकि ये लार्ज कैटेगरी में आएंगे, स्मॉल की कैटेगरी में आएंगे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम +3 एंड +2। तो लार्जेस्ट आपका आंसर मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम में से होगा। और मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम हम किधर से किधर चल रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट इन द सेम पीरियड, तो रेडियस डिक्रीज होती है। तो स्मॉलेस्ट रेडियस आपको देखना है इन दो में से किसकी होगी, या लार्ज रेडियस। तो लार्ज रेडियस होगी हमारे पास मैग्नीशियम। अब स्मॉल रेडियस इन दो में से किसी एक में से होगी, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ये। एल्यूमिनियम +3 का Z इफेक्टिव ज़्यादा है, तो स्मॉलेस्ट रेडियस हमारे पास किसकी मिलेगी, एल्यूमिनियम +3। तो इन चार में लार्जेस्ट होगा मैग्नीशियम और स्मॉलेस्ट होगा एल्यूमिनियम +3। अब यहाँ हम एक कंसेप्ट और डिस्कस करें, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास मान लो नई आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नया एटम है, एनायन है, थोड़ा अलग तरह का आंसर, अनएक्सपेक्टेड टाइप ऑफ आंसर आता है। इसलिए अगर हमारे पास H नेगेटिव है, F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, इनफैक्ट Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है, तो इनमें से सबसे बड़ी रेडियस किसके पास होगी, सबसे बड़ी रेडियस या सबसे छोटी रेडियस, या ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ रेडियस I नेगेटिव की सबसे बड़ी होती है, और इंटरेस्टिंगली उसके बाद होती है H नेगेटिव की, एंड देन आफ्टर Br नेगेटिव, देन आफ्टर Cl नेगेटिव, एंड देन आफ्टर F नेगेटिव। अब हाइड्रोजन एटम तो सबसे छोटा होता है, लेकिन अगर ये एनायन बन गया तो देखिए ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड से भी ज़्यादा पहुंच गया। ऐसा क्यों होता है कि इसकी रेडियस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक्चुअली हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन है सिर्फ 1s1, इसमें एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब आप हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो ये H नेगेटिव बन जाता है। अब एक प्रोटॉन रहता है इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो एज सच पर्टिकुलरली इसमें चेंज ऑफ चार्ज डबल का आता है, डबल का चेंज आ जाता है। जैसे अगर आपके पास फ्लोरीन था तो इसमें 9 प्रोटॉन थे एंड 9 इलेक्ट्रॉन थे, इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया आपने तो ये फ्लोराइड बना, 9 प्रोटॉन है लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन है, बस एक यूनिट का चेंज आया। लेकिन यहाँ यूनिट कितना, डबल का चेंज आ गया, 1 से 2 हो गए। तो एक तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल हो गया। सेकेंड रीजन अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर लिखते हैं कि 1s सबसे छोटा ऑर्बिटल होता है, सबसे छोटा ऑर्बिटल है। अब उसमें पहले से एक इलेक्ट्रॉन था और आपने यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रख दिया जब H नेगेटिव बनाया, तो यहाँ रिपल्शन मैक्सिमम होगा। अगर रिपल्शन मैक्सिमम होगा तो ये ऑर्बिटल अपने साइज में बहुत लंबा खिंच जाता है, ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का डिफरेंस देखें तो डबल का हो गया। तो अब एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये रेडियस इतनी दूर तक चली जाती है कि ये रेडियस ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड से सुपरसीड कर जाती है। तो अगर हम H नेगेटिव की रेडियस देखें तो ये लगभग 2.08 एंगस्ट्रॉम की आती है। ब्रोमाइड की अगर हम बात करें तो 1.96 एंगस्ट्रॉम की है। क्लोराइड की बात करें अगर हम तो 1.81 एंगस्ट्रॉम की है। फ्लोराइड की बात करें तो 1.36 एंगस्ट्रॉम की है। इस तरीके से रेडियस एक्सेप्शनल टाइप ऑफ बिहेवियर है, आप ऐसा कह सकते हो समझने के लिए, बट नॉट एग्जैक्टली।
अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। सिंबॉलिकली देखें तो इसको आयनाइजेशन एनर्जी ऐसे लिख सकते हैं, और आयनाइजेशन एंथैल्पी को डेल्टा आई एच भी लिख सकते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल देते हैं। बट मोस्टली आई ई या डेल्टा एच आई ही हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब जो एनर्जी है वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो सकती है, कैलोरीज में हो सकती है, जूल्स में हो सकती है, पर एटम दी हो सकती है, पर मोल हो सकती है, किलो कैलोरीज हो सकती है, किलो जूल हो सकती है। वो डिपेंड करता है किस फॉर्म में आपको वैल्यू दी है। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी है क्या? तो आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी। ये रिक्वायर्ड है, मिनिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी। ये रिक्वायर्ड एनर्जी है, इस चीज को ध्यान रखना। टू रिमूव द मोस्ट लूजली bounded atom, bounded electron from isolated gaseous atom in its ground state, मीनिंग कि अगर हमारे पास कोई एटम है, उसमें कुछ शेल्स हैं, तो जो बाहर वाली शेल है जिसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल, मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन बोला है तो मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के होंगे, क्योंकि जितना दूर चला जाएगा आखिरी शेल होगा, वहाँ के इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है आपको, और ध्यान रखना है कि ये हमारे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। मीनिंग आइसोलेटेड का मतलब ये किसी तरह का कोई बॉन्ड ना रखता हो दूसरे एटम से, और गैस फॉर्म में होना चाहिए। अब इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी या डेल्टा आई ऑफ एच, आयनाइजेशन एंथैल्पी। और जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो नेचुरली क्या बनेगा, कैटायन प्लस इलेक्ट्रॉन। आयनाइज कर दिया हमने, और कैटायन और इलेक्ट्रॉन में अब एज सच कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहती, जैसा हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ चुके हैं। वर्क फंक्शन की फॉर्म में या थ्रेशोल्ड एनर्जी की फॉर्म में। तो इसको आयनाइज करना है, जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। तो रिक्वायरमेंट एनर्जी को हम हमेशा किससे लिखते हैं, पॉजिटिव साइन से। पॉजिटिव साइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये रिक्वायरमेंट क्यों है एनर्जी की रिक्वायरमेंट? क्योंकि न्यूक्लियस के साथ जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, किसी भी शेल के हैं, मान लो यहाँ के हैं, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन फोर्स होगी, एक दूसरे को बांध के रखेंगे ये, और आपको इसी अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो आपको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी होगी जिससे ओवरकम हो सके ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ओवरकम हो सके। इसीलिए ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। पहला पॉइंट। अब जैसे हमारे पास मान लो मैग्नीशियम है,
अब मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मैग्नीशियम प्लस बनाया, एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, मैग्नीशियम +2 बनाया, -1 इलेक्ट्रॉन माइनस अनदर इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते तो उसको हम लिखते हैं IE1 यानी आयनाइजेशन एनर्जी 1 का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, आयनाइजेशन एनर्जी 2 मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना। तो हमारे पास इनिशियली कन्फिग्रेशन था 2 8, यहाँ आते ही हो गया 2 8 1 और यहाँ आते ही हो गया 2 8। प्रोटॉन का नंबर 12 12 एंड 12, यानी पॉजिटिव चार्ज तो बराबर है। तो जैसे ही आप मैग्नीशियम से मैग्नीशियम प्लस बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी 1 की ज़रूरत होगी। बट यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया 11 और प्रोटॉन है 12, तो नेचुरली Z इफेक्टिव इंक्रीज कर गया। और Z इफेक्टिव अगर इंक्रीज कर जाएगा तो मैग्नीशियम प्लस से अगला इलेक्ट्रॉन निकालकर मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव बनाना आपके लिए पहली आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा मुश्किल होगा। अभी कन्फिग्रेशन था 282, यहाँ कन्फिग्रेशन हो गया 281, तो 281 और अगर हम 282 को कंपेयर करते हैं तो इन दोनों ही केसेस में Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है पहले केस से के कंपैरिजन में। तो हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी 2 आयनाइजेशन एनर्जी 1 से बड़ी ही होगी। मतलब आपको कभी भी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन निकालना है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी देखनी है फॉर एन एटम, किसी पर्टिकुलर एटम के लिए, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, दूसरा उससे ज़्यादा मुश्किल होगा, तीसरा और ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि रेगुलरली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो चाहे कोई भी केस हो, आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज ही होगी। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इसकी बात करते हैं।